हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे भारत के ऐसे महान प्रतिष्ठित एवं गणितज्ञ के बायोग्राफी के बारे में, जिसे कि आप सभी छात्रों को जानना आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका हिस्टोरी बहुत ही आपका अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण किया और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या योगदान किया, जिससे कि वे इतने प्रसिद्ध हैं। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री थे। उनका जो जन्म को लेकर कॉन्सेप्ट है, तो उनका जन्म को लेकर वैज्ञानिकों में तो मतभेद पाया जाता है, यानी कोई भी वैज्ञानिक अभी कंफर्म नहीं है कि उनका जन्म एग्जैक्टली में कब हुआ है। फिर भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म 476 ईस्वी में जो महाराष्ट्र के नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य अशमक नामक देश में हुआ था। और वहीं पर कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म स्थान जो है वो पटना बिहार में हुआ था, क्योंकि पहले पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है और उनके जन्म के समय पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पर पहले गुलाब के पुष्प बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो उस समय कुसुमपुर के नाम से पाटलिपुत्र को जाना जाता था। अब चलिए जानते हैं कि इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की। तो दोस्तों, आर्यभट्ट ने अपनी शिक्षा दीक्षा पटना में ही, यानी पाटलिपुत्र के मगध साम्राज्य का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो उस समय प्राचीन भारत का उस समय बहुत एक शिक्षा का केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्वान आकर यहाँ से पढ़कर और बड़े बड़े विद्वान बने हैं। हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था पहले बहुत ही प्रसिद्ध था, वह विश्व का शिक्षा गुरु था नालंदा विश्वविद्यालय। तो हम आर्यभट्ट ने यहीं से शिक्षा ग्रहण किया है। चलिए अब जानते हैं कि आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या भूमिका रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आर्यभट्ट ने पूरे विश्व को यह बताया कि जो हमारी पृथ्वी होती है वह गोल होता है, पृथ्वी का आकार जो होता है वह गोल होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। आर्यभट्ट ने ही इस राज पर से पर्दा उठाया था कि पृथ्वी के अपने घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। और पहले यह माना जाता था कि जितने भी आकाशीय पिंड है वह स्थिर है, लेकिन इस राज पर से आर्यभट्ट ने पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बताया कि सभी आकाशीय पिंड गतिशील होते हैं और उन्होंने यह भी बताया कि जो पिंड तारों की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है और जो पिंड ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है और जो पिंड उपग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह को केवल मंगल और बृहस्पति में देखा गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में आर्यभट्ट ने उस समय बताया था जिस समय हमारा विज्ञान उतना उन्नत नहीं था। और उन्होंने यह भी बताया कि जो सूर्य होता है वह पूर्व दिशा से उगकर पश्चिम दिशा की ओर नहीं जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। जैसे कि सपोज दैट आप मान लीजिए कि आप किसी बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और फिर आप उसके झांकते हैं बाहर की तरफ वायुमंडल में, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी घर या फिर पेड़ पौधे होते हैं तो वो आपके साथ ही जा रहे हैं। लेकिन रियली में क्या होता है, पेड़ पौधे अपने स्थान पर रहते हैं और आपकी गाड़ी चल रही होती है और हमें ऐसा महसूस होता है, मतलब भ्रम प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही सूर्य हमें पूर्व से होकर पश्चिम की ओर जाता प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। और उन्होंने जो हमारे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर कॉन्सेप्ट था, जिससे कि लोग विभिन्न आडंबर बनाते थे, उसका रीजन अलग अलग बताते थे। इस पर से उन्होंने कहा कि इस चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण यानी ग्रहण लगने का मुख्य कारण उन्होंने बताया कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाती है तब ग्रहण लगता है। और ग्रहण लगने पर जो आपका अंधेरा दिखाई देता है वो प्रतिबिंब के कारण जो उसका इमेज बनता है उसके कारण वो अंधेरा हो जाता है। ग्रहण लगने का मेन रीजन यह उन्होंने बताया था।
तो दोस्तों, भले ही आज हम लोग सौर मंडल का खोजकर्ता कोपरनिकस या निकोलस को मानते हैं, लेकिन सबसे पहले सौर मंडल पर अध्ययन आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। जब हमारा विज्ञान उन्नत नहीं था, उस समय आर्यभट्ट ने सौर मंडल के बारे में कुछ हद तक बताया था। फिर बाद में निकोलस या कोपरनिकस ने सौर मंडल को बारे में अच्छा से अध्ययन किया और उन्हें उसका खोजकर्ता मानने जाने लगा। लेकिन मुख्य श्रेय हम आर्यभट्ट को ही दे सकते हैं, क्योंकि उसका खोज सबसे पहले उन्होंने किया। तो इसी कारण से आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या योगदान है। गणित के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, कितना उनका नाम जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जो आपका मैथमेटिक्स में होता है शून्य, उन्होंने सबसे पहले पूरे विश्व को शून्य का ज्ञान दिया, यानी उन्होंने शून्य का खोज किया था। और उन्होंने जो आपका गणित में होता है वर्गमूल, घनमूल, मेंसुरेशन, साइनेस ऑफ टेबल, इन सभी के बारे में एक सटीक जानकारी दी थी। और उन्होंने जो पाई होता है जिसका मान 22/7 होता है, तो उसका दशमलव में बताया था कि पाई का मान होता है आपका 3.1416। पाई का एक सटीक मान आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया था, जिससे कि आपके गणित के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और उन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है आर्यभट्टीय और आर्यभट्टीय सिद्धांत। उन्होंने अपने नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम लिखा था। इसमें उन्होंने जितने भी खोजें की उन सभी के बारे में वर्णन किया है, जो कि उस समय यह पुस्तक बहुत ही पॉपुलर थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आर्यभट्ट का गणित के क्षेत्र में और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अग्रगण्य भूमिका है, यानी उनका सराहनीय भूमिका रहा है। तो दोस्तों, इनके आप सोच रहे होंगे कि इनका मृत्यु कब हुआ। तो जिस तरह इनके जन्म को लेकर कोई वैज्ञानिक क्लियर नहीं है, ठीक उसी प्रकार इनके मृत्यु को लेकर भी कोई वैज्ञानिक क्लियर नहीं है। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका मृत्यु 550 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आर्यभट्ट का जीवनी? चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट के जीवनी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।